यूनिटरी मेथड। और इसको कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा बहुत तो पहले भी कर दिया था इस चीज को। थोड़ा थोड़ा बहुत इस चीज को हम लोग पहले ही बना लिए हैं कि अगर 5 का पेन का कीमत क्या है, 5 पेन का कलम क्या है, 5 पेन की कीमत अगर जनरली 5 10 रुपया माना है तो 50 रुपया है, या फिर 1 दर्जन पेन की कीमत 50 रुपया है, 60 रुपया है। 1 दर्जन पेन की कीमत 60 रुपया। तो हम लोग क्या पूछेगा कि 6 पेन की कीमत, 6 नहीं 4 पेन की कीमत कितना है, ये पूछ दिया क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही पूछता है एक ही नियम। यहाँ कितना का दिया है, 1 दर्जन पेन का कीमत है ना। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 के बराबर होता है। 1 दर्जन मतलब 12, 13 में शून्य हो गया 12। अब देखो 12 पेन का कीमत क्या है, 60 रुपया। 12 पेन का कीमत क्या है, 60 रुपया। तो अब हम लोग अगर 60 रुपया एक 12 पेन की कीमत है तो इसको 12 हिस्से में बांट देंगे, ताकि हम लोग को क्या का कीमत पता चल जाए, 1 का। और उसी हिस्सा में बांटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाग। 1 पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 भागी 12। ये 12 पेन का कीमत 60 रुपए, तो 60 को 12 हिस्सा में बांट दिए तो क्या है यार, 5 रुपए। 1 पेन का कीमत कितना आ गया, 5 रुपए। और वहीं पर 4 पेन की कीमत बोलेंगे तो 1 पेन का 5 रुपया मिला, हर पेन का 55 रुपया मिलेगा। 5 5 5 5 4 बार मिलेगा। तो जब 4 बार कोई कोई बार बार आता है वही चीज, तो क्या करते हैं, गुड़ा। तो 5 गुड़ी 4 20 रुपया मिलेगा। तो 4 पेन का कीमत कितना है, 20 रुपया। ये समझ में आया। हेलो, ये चीज समझ में आया? तो ये यूनिटरी मेथड किसको क्यों बोलते हैं पता है, एक ही नियम। क्योंकि हम लोग को गुच्छा का पता है, 12 का पता है 60 रुपया है। उसने क्या पहले निकाले, 4 पेन का कीमत निकालने से पहले हम लोग 1 का निकाले। 12 का पता है, पहले 1 का निकाल लो, तो इसके बाद उसी से 4 का निकाल सकते हो। अब 12 की डायरेक्ट 4 का भी निकाल सकते हो। कैसे, 12 को 3 से भाग दे दो तो 4 में निकल जाएगा। तो इधर भी 3 से भाग दे दो तो 20 दिया 7, और 3 चौ 12, 4 इधर हो गया 20। या फिर यहाँ पर 12 पेन बटे 3 कर दो, इधर भी भागे 3 कर दो। लेकिन हम लोग क्या निकाले पहले, 1 का कीमत निकाले। ये तो 4 तो ऐसे डायरेक्ट बन जाए, एक पास 5 रहता तो 5 डायरेक्ट 12 से नहीं बनता, तो 1 पेन का कीमत निकालना ही पड़ता। समझ गए, इस चीज को समझे कि नहीं समझे। हेलो, समझे कि नहीं समझे इस चीज को। तो अब देखो, गुणा और भाग का तो पहले से कॉन्सेप्ट तो बताया मैं तुम लोग। अब ये आता है, मान के चलो 4 आदमी मिलके कोई काम को 3 दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। 4 आदमी मिलके कोई काम को 3 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा बताओ तो। ये भी एक ही नियम है। पहले इसमें डायरेक्ट क्या पूछेगा, 4 आदमी 3 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, 6 आदमी कितने दिन में काम को करेंगे। काम करेंगे। हेलो, समझ गए हो। हेलो,
तो अब इसमें बताओ कैसे करेंगे इसे? कितना दिन लगेगा 6 आदमी को काम करने के लिए? 4 आदमी अगर 3 दिन में काम करते हैं तो 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एक आदमी का। एक आदमी कितने दिन में काम करेगा? अब मुझे कोई ये बताओ, अगर 2 आदमी कितने के काम किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो उसी को अकेला आदमी करेगा, तो दोनों को का काम तो एक साथ नहीं कर सकता। मान के चलो एक जने 10 ईंट ले जा रहा है तो दोनों को के काम को एक साथ नहीं ना कर सकता है कि वो 20 ईंट ले जाएगा, क्षमता ही उतना है उसका 10 मिनट का। तो समझ में आ रहा है कुछ? तो ये 4 आदमी 3 दिन में काम करते हैं, तो चारों आदमी जो है 3-3 दिन काम करते हैं ना। पहला आदमी भी 3 दिन काम करेगा, दूसरा आदमी भी 3 दिन काम करेगा, तीसरा आदमी भी 3 दिन काम करेगा, चौथा आदमी भी 3 दिन ही काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? हेलो। अब देखो, चारों आदमी 3-3 दिन काम कर रहे हैं, तो अगर एक आदमी करता तो इसके बदले भी 3 दिन काम करता, इसके बदले भी 3 दिन काम करता, इसके बदले भी 3 दिन काम करता, इसके बदले भी 3 दिन काम करता। तो जब एक आदमी करता तो 12 दिन काम करना पड़ता कि नहीं करता? समझ में आ रहा है कुछ? 4 आदमी 3 दिन में काम करते हैं, तो हर एक व्यक्ति जो है 3-3 दिन काम करता है, तो टोटल अगर दिन को ही मान के चलो, टोटल अगर दिन को ही गिने तो 12 दिन काम में लगता है। क्योंकि 3 दिन में हो जाता है 4 आदमी ना तो। लेकिन अगर वो अलग अलग समय पे आते हो 4 आदमी के, कोई पहले 3 दिन में आया, फिर दूसरे 3 दिन में आया, फिर तीसरे 3 दिन में आया, फिर चौथा जो अगले 3 दिन में आया, तो टोटल 12 दिन लगता है ना कि नहीं लगता? बताओ। हेलो। इस चीज के समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इतना बस समझो कि क्या कर रहे हैं। 4 आदमी 3 दिन में काम करते हैं, 3 दिन में। 4 आदमी मिला के 3 दिन में काम करते हैं ना। तो हर आदमी जो है 3-3 दिन काम करता है, बस उसमें ध्यान दो। हर आदमी, पहला आदमी भी 3 दिन काम किया, दूसरा आदमी भी 3 दिन काम किया, तीसरा आदमी भी 3 दिन काम किया, चौथा आदमी भी 3 दिन काम किया। अगर इन लोग को मान के चलो एक ही आदमी रहता, एक आदमी है तो इसके 3 दिन के बदले भी वो खुद काम करता, एक आदमी का वो, इसके 3 दिन के बदले भी वो खुद काम करता, इसके 3 दिन के बदले भी खुद काम करता, इसके 3 दिन के बदले भी वो खुद काम करता। तो ये अलग अलग दिन में काम करता ना सबके बदले। ये पहले आदमी के बदले 3 दिन काम किया, फिर दूसरे आदमी के बदले 3 दिन काम किया, फिर तीसरे आदमी के बदले 3 दिन काम किया, फिर चौथे आदमी के बदले 3 दिन काम। तो कितना दिन काम किया एक आदमी रहता तो? 3 4 12। एक आदमी कितने दिन में काम करेगा? 12 दिन। ठीक है। तो 6 आदमी पूछेगा, तो उसमें क्या करते थे? हिस्सा हिस्सा करते थे ना। टोटल कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। कुल मिला के कितना दिन लगेगा? 12 दिन। अगर एक ही आदमी काम करता है तो 12 दिन लगता है। अब 6 आदमी काम कर रहे हैं, 6 आदमी मान के चलो, तो 6 आदमी को 12 दिन थोड़ी लगेगा। 6 आदमी तो ये 12 दिन लगता है, उसको अपने आप में बांट लेंगे, कितना कितना दिन बांटेंगे वही तो निकालना है। अभी कितना कितना दिन बांटेंगे 6 आदमी का 12 दिन में? हर कोई अपना अपना हिस्सा ले लेगा, काम करेगा। 12 को 6 हिस्से में बांट देंगे तो कितना दिन काम आएगा? 2-2 दिन। हर कोई के हिस्से में 2-2 दिन काम आएगा, तो 2 दिन में काम जो है पूरा हो जाएगा। समझ गए? हेलो। और सीधा सीधा इसका मतलब निकालो तो क्या होगा? 4 आदमी है और 2 दिन है, 3 दिन लग रहा है मान के चलो। 4 आदमी 3 दिन, तो वो किसके बराबर रहेगा? 6 आदमी और जितना दिन लगना है उसके। तो मेन ये आदमी का साइन है ना, ये पहला आदमी है, पहले आदमी की संख्या है, और दूसरा उसका काम। काम मतलब W1 या फिर दिन है, day 1 या फिर घंटा है,
H1 M1 फॉर्मूला को बता देता हूँ तुम लोगों को। एक फॉर्मूला है M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। इसका मतलब क्या होता है? M मतलब आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या। फिर D1 मतलब दिन, कितना दिन लगा। H1 मतलब घंटा, समय भी तो लग सकता है ना। तो वैसे ये भी है। M मतलब आदमियों की संख्या, D मतलब दिन की संख्या, H मतलब घंटों की संख्या। तो पहले में 4 दिन M1 के बराबर कितना है? 4, 4 आदमी है। और D1 दिन कितना है? 3। घंटा नहीं दिया है तो हटाओ उसको, नहीं लिखेंगे। दूसरे में M2 कितना है? आदमी कितने हैं? 6। और दिन कितने हैं? पता नहीं, वही निकालना है, घंटा तो दिया नहीं। अब ये 6 गुणा में है, इधर आके क्या में हो जाएगा? भाग में होगा कि नहीं होगा? ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क बराबर निकल जाएगा। 3 4 12 बटे 6 बराबर 2। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है? 2। तो 2 दिन में काम करेंगे। समझ गए इस चीज को? हेलो, इस चीज को समझे जी? एक बार और इसी चीज का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, क्योंकि ये दिमाग में बैठना चाहिए इस चीज को। पहले में क्या था? एक दिन का मान निकालने के लिए क्या करते थे? दो कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं तुलना वाला। जैसे कि हम लोग को 12 केले का मूल्य पता है, 11 केले का मूल्य है, मूल्य है 99 रुपए। तो केले का मूल्य होगा बराबर क्या होगा? 11 का 99, 11 मतलब 99 रुपए। तो पहले एक का निकाल लो। एक तो क्या करोगे? 99 को 11 के साथ बांट दोगे तो एक का निकल जाएगा। तो 11 या 99, एक मतलब 9, तो 7 मतलब 7 गुणित 9, 7 ये समझ में आया इधर का? ये तो पढ़े हो गए इन्हीं नियम में, ठीक है। अब दूसरे तरफ आता हूँ। 5 आदमी जो है कोई काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे काम करेंगे? अब दोनों में अंतर सब, इसमें अगर आदमी बढ़ाएंगे, अगर देखो दोनों में क्या अंतर है? 7 केले का मूल्य 63 रुपए आ रहा है और 11 केले का मूल्य 99 रुपए। तो अगर मात्रा को बढ़ा रहे हैं, 7 से 11 केला हो रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो उसके हिसाब से ये जितना है उतना वो भी बढ़ेगा। 7 से 11 केला बढ़ा तो केले का मूल्य भी बढ़ा। पहले 63 रुपए था, अब 99 रुपए लगा है। लेकिन इस चीज में ध्यान दो, पहले 5 आदमी जो 15 दिन में काम करे, तो उसी काम को करने में तुम लोग ज्यादा आदमी लगा दो, तो कम दिन में काम होगा कि नहीं होगा? बताओ। हेलो, बताओ जी। हेलो, 5 आदमी जब 15 दिन में काम कर रहा है
तो उसी काम को करने के लिए 25 आदमी लगाते हैं, ज्यादा आदमी लगाते हैं, तो काम में जल्दी होगा या और लेट में होगा? बताओ बताओ। जल्दी होगा ना। और मेरे पास एक आदमी लगा दूं, 5 आदमी की जगह एक आदमी लगा दूं, तो काम कितना जल्दी होगा? 5 आदमी के एक आदमी लगा दिए तो जल्दी होगा कि लेट होगा? बताओ। लेट होगा ना। इसमें क्या है, अगर हम लोग किसी चीज का मात्रा को बढ़ाते हैं तो अपने आप रुपए भी बढ़ता है, दूसरा चीज भी बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा अपने आप घटेगा। ठीक है। अब देखो, एक आदमी जो है कितना दिन में काम करेगा बताओ मेरे को। अब वही चीज आ गया, 15 आदमी जो है 15 दिन काम करता है, 5 आदमी जो है तो हर आदमी कितना दिन काम करता है? 15 दिन। तो 5 आदमी कितना दिन काम करेगा? 75 दिन। टोटल मतलब कि 5 आदमी ना होंगे, एक ही आदमी रहते, तो एक आदमी कितना दिन काम करेगा? 75 दिन। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा कर रहे हैं। क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि एक आदमी का निकालने के लिए इसमें गुणा कर रहे हैं, और इसमें एक का निकालने के लिए भाग कर रहे हैं, क्योंकि वो बराबर बराबर हिस्सा में बटा हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, वो काम जो बराबर बराबर हिस्सा में बटा हुआ है, लेकिन इतना इतना हिस्सा में पहले से वो क्या चीज को बता दिया है, इतना इतना दिन में बटा हुआ है, पहले से बता दिया है, हिस्सा को पहले से बता दिया है। जैसे इसमें नॉर्मल रुपया बटेगा, वैसे यहाँ बता दिया है कि 15 दिन में बटेगा। तो 5 आदमी जो है 15-15 दिन काम करेगा, हर आदमी जो 15-15 दिन काम करेगा। तो अगर एक ही आदमी रहता तो ये पूरा दिन को काम करना पड़ता, हर हर आदमी के बदले अकेले को काम करना पड़ता। तो 15 × 5 = 75। ठीक है। अब ये आदमी से निकल गया, और 25 आदमी लेकर के निकालना। 25 आदमी को कितना दिन लगेगा? गुणित कितना दिन? 25 आदमी गुणित दिन करेंगे तो दिन निकल जाएगा हमारा, और उसको भी तो 75 ही दिन लगेंगे ना, काम तो 75 दिन में ही होगा टोटल जो काम है। अब इसमें ये निकालना है कि 25 आदमी जो है एक एक आदमी को कितना दिन काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? हेलो हेलो। अब देखो, इसमें 25 आदमी भी लगाएंगे तो टोटल काम तो हाजिरी, तो जैसे कि उसको छोड़ो, ये समझ गए ना? हाजिरी वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? बताओ। हाजिरी तुम लोग का लगाते हो, हाजिरी जाते हो। जैसे कि तुम लोग का ना कोई काम है, मान के चलो घर बनाना है, घर बनाना है ना, सपोज। तो अगर घर बनाने में मान के चलो 10 लोग आए, 10 लोग नहीं, 2 लोग आए। ये पहला व्यक्ति है, P1 है, ये P2 है। तो पहला जो है कितना दिन में काम किया? 2 दिन काम किया प्रेजेंट। पहला दिन भी काम किया, दूसरा दिन भी काम किया, तीसरा दिन भी काम किया। ये भी पहला दिन भी काम किया, दूसरा दिन भी काम किया, तीसरा दिन भी काम किया, और चौथा दिन भी काम किया। टॉयलेट बनाना है ना, घर जल्दी नहीं बनता, टॉयलेट बनाना है। चौथा दिन भी काम किया, पांचवा दिन भी काम किया, और ये भी 5 दिन काम किया। और एक और पर्सन है P3, P2, P3। 1, 2, 3, 4, 5। ये तीनों कोई 5-5 दिन काम करते हैं, है ना? ये तीनों कोई 5-5 दिन काम करते हैं। इन लोगों का कितना हाजिरी भरोगे बताओ? इसका भी एक हाजिरी भरोगे, इसका भी एक हाजिरी भरोगे, इसका भी एक हाजिरी भरोगे। ये 5-5 हाजिरी जाएगा ना, हर कोई का 5-5 हाजिरी जाएगा, सभी कहीं का 5-5 हाजिरी जाएगा। तो कुल मिला के कितना हाजिरी हुआ बताओ? तुम लोग को पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 15 हाजिरी का पेमेंट करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और वही पास ये नहीं आता, ये P2 नहीं आता, तो इसके भी 5 दिन का काम किसी न किसी को देना पड़ता। मान के चलो P1 कर रहा है, तो इसका कितना दिन जाता है? 10 दिन। और ये 5 दिन करता है, तब भी हाजिरी तो 15 दिन ही रहता है। अब मान के चलो P3 भी नहीं आता, तो उसके हिस्से काम कौन करता है? P1 ही करता है। तो ये 5 दिन और काम करना पड़ता है, तो 10, 5, 15, 15 दिन ही हाजिरी, तो टोटल 15 दिन ही बचता है। तो ये मान के चलो हाजिरी है, 75 दिन का हाजिरी बन गया। हाजिरी तो उतना ही दिन बनेगा ना, चाहे कितने आदमी लगा लो, चाहे 20 आदमी लगा लो, 30 आदमी लगा लो। अब देखो 5 आदमी को 15-15 दिन काम करना पड़ रहा है, 15-15 दिन, तो हाजिरी इन लोगों का कितना होगा? 15, 15, 15, 15, हर किसी का 15-15 दिन हुआ, तो कुल हाजिरी कितना हो गया? 75। तो इसका मतलब क्या समझते हो कि 75 हाजिरी से कम में काम होगा नहीं, चाहे तुम 25 लगा लो या 30 आदमी लगा लो। तो मान के चलो हम लोग 25 आदमी लगा दिए, तो भी 75 हाजिरी होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है? आप उनका कितना कितना दिन लगेगा, एक एक 75 हाजिरी तो होगा, एक एक घंटे का दिन निकालना है बस। तो 25 दिया, ये गुणा में इधर आके भाग, 25 दिया 75। इसी से फॉर्मूला निकला क्या? M1 गुणित D1 गुणित H1 बराबर M2 गुणित D2 गुणित H2। अब आगे प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। ये सिंपल है, 3 मीटर का दिया हुआ है, तो पहले क्या का निकालो? 1 मीटर का, ठीक है। अब 1 मीटर का निकल गया, तो फिर 16 मीटर का निकालो। तो देखो अगर या तो ये रुपए में है और ये पैसे में है, एक रुपए में है एक पैसे में, तो सबसे पहले क्या काम करो कि दोनों को या तो रुपए में बदल लो या तो पैसे में बदल, ठीक है। तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 18 रुपए 75 पैसे, 18 रुपए प्लस 75 पैसे। अब पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं? 1 रुपए बराबर कितना होता है? 100 पैसा। 1 रुपए बराबर क्या होता है? 100 पैसा। तो अब हम लोग किधर से किधर आना है? पैसा से रुपया में जाना है। अब पैसा बड़ा है कि रुपया? रुपया बड़ा है, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। क्या करेंगे? भाग। तो 75 में क्या भाग देंगे? 100 पैसा प्रति रुपए। 1 रुपए में 100 पैसा रहता है, क्या रहता है ना? 100 पैसा प्रति रुपए, ठीक है। तो ये भी रुपया में बदल जाएगा। 18 धन 100 से भाग देंगे, 7 5 लिख दो। अब कितना जीरो है? 2, तो 2 क्या के दशमलव, 18.075, मतलब कि ये क्या हो गया? 18.75 रुपए। तेरा समझ में आया? हेलो, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, जैसे कि 200 पैसा से कितना रुपए होता बोलते हैं? 200 पैसा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते? 100 से भाग देते, तो 2 रुपए, 2 रुपए तो होता है ना। तो इसीलिए अगर छोटे यूनिट से, ये छोटा मात्रा है ना, पैसा में ज्यादा लेना पड़ता है रुपया से, पैसा से रुपया में जा रहा है, भाग गए, वही पास। 2 रुपए बराबर कितना होता? 200 पैसा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, इतना समझ में आया? हेलो, कोई जवाब तो मुझे। इतना समझ में आया? 3 रुपए क्या हो गया? 18 दशमलव, इसको भी जोड़ दोगे, ये इसके दशमलव में कुछ नहीं है, शून्य शून्य है, तो 75 ही आएगा बाहर का, और 18.75 आएगा। तो 3 का कीमत 18.75, तो 1 का क्या हो जाएगा? 18.75 भागी 3, और इसको भाग दे तो 3 छक्का 18, ये पूरा कट गया। अब दशमलव आ गया, दशमलव लगा। 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाओगे 1, ये हो गया 15, 3 5 6
15 एक का कितना आया 6.25 रुपए। तो आप 16 मीटर का निकाल सकते हो। 16 मीटर मतलब 16 × 6.25 उससे गुणा कर दो। तो गुणा करने के लिए सिंपल गुणा करते हैं बोला। तो दशमलव में दो संख्या है तो दो संख्या के आगे 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 4 5 16 छक्का 96, 96 4 100। अब दशमलव कितना क्या गया 1 2, दशमलव के बाद दो संख्या थे 1 2, तो क्या हो गया 16 रुपए। 16 बराबर हो गया 100 रुपए। 16 समझ गए। ठीक है। अब देखो 4 मजदूर को मैं 12 दिन काम कराता हूँ तो हाजिरी कितना देना पड़ रहा है मेरे को, कितना दिन का पैसा देना पड़ेगा। तो ठेकेदार को दे दूंगा 4 मजदूर के 12 दिन के हिसाब से। तो 12 चौक 48 दिन का हाजिरी दूंगा ना उन लोग को। ठीक है। ठेकेदार को मैं क्या दे दिया 48 दिन का हाजिरी, क्योंकि 12 दिन काम किया हर आदमी जो है। तो 4 मजदूर मिलकर 12 दिन, तो 8 मजदूर मिलकर हाजिरी तो उतना ही रहेगा ना। हाजिरी थोड़ी ना बढ़ा देंगे बताओ। तो पहले 48 हाजिरी दे रहे थे उसी काम को करवाने के लिए, अब ज्यादा हाजिरी थोड़ी ना देंगे, उतना ही देंगे। पेमेंट तो ज्यादा पेमेंट क्यों देंगे हम लोग उसी काम के लिए। तो कितना दिन में करेंगे तो या फिर फॉर्मूला देख लो M1 × D1 = M2 × D2, क्योंकि हाजिरी जो है बराबर रहेगा। अब ये 8 गुणा में है, ये भाग में आ गया, इसको हटा के इधर भाग में। हाँ क्या बोले, अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ तो 8 मजदूर को भी हाजिरी तो उतना ही देंगे, कुल मिला के उतना ही हाजिरी देंगे। जितना इन लोग को कुल मिला के हाजिरी दे रहा है उतना ही इन लोग को भी हाजिरी देंगे। या फिर फार्मूला याद कर लो M1 × D1 M2 × D2। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट है, मतलब कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो 4 × 12 बराबर 8 × क्वेश्चन मार्क, प्रश्न मार्क को मान निकालना है, तो इधर रखो। ये जो है क्या में है गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, और 6 का 6। अब एक से भाग दोगे तो सही आएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आया 6, और 8 छक्का 48, और 12 चौक 48, और 48 दिन हाजिरी दी। तो समझ गए कितना आएगा इसका उत्तर है 3। प्रश्न बहुत सीधा सरल है। क्या बोल रहा है 30 लड़के हैं, जैसे तुम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं ना गुरु जी लोग, तो कुछ ना कुछ तो खर्च आएगा ना। बस में ले जाएंगे तो बस का खर्च आएगा, खाने का खर्च आएगा, और कुछ कुछ का खर्च आएगा। तो वैसे ही कितना लड़के पे जा रहे हैं 30 लड़के लोग। और एक बात लक्षणी, तो उन्हें कितना कितना खर्च आ रहा है रेल भाड़ा में 325 रुपए, 325 रुपए रेल भाड़ा। उसके बाद 475 रुपए इसमें भोजन में खाना पीना में, और फुटकर में, और जैसे इधर उधर का सामान लिया होगा कुछ भी खरीदे वर्जन से, तो उसका कितना आया 140 रुपए 80 पैसे। आया ना 80 पैसे। ठीक है। अब देखो पहले तो देखो, तो बताएं कि प्रत्येक, प्रत्येक मतलब कि हर एक, मतलब कि एक का खर्च निकालना, हर एक का खर्च कितना हुआ। तो पहले कुल खर्च को निकालना, 30 लोग का कुल खर्च कितना निकला है वो समझ रहे हो ना। 30 लोगों का कुल खर्च कैसे आएगा, तीनों को जोड़ दोगे। अब ये देखो ये दोनों जो है रुपए में है, और ये रुपया और पैसा में है ना। तो इसको भी रुपया में बदल दो, कैसे बदलोगे 100 से भाग देके। पैसा छोटा यूनिट है, छोटा मात्रा है, पैसा से रुपया बड़ा होता है। तो पैसा से रुपया में आने के लिए भाग दे, तो 80/100। तो क्या हो गया 325 रुपए प्लस 475 धन
140, ये क्या आ जाएगा, धन 0.80 रुपए, या फिर 140.80 रुपए, जोड़ दोगे तो 80 ऐसे ही आएगा। ये हो गया तीनों खर्चा। अब जोड़ दो भाई, इकाई के में इकाई जुड़ेगा, इकाई जुड़ेगा, 0.80 तो अलग से, 0 0 है सबके दशमलव में, तो 80 ही आएगा दशमलव। 5 5 10, इकाई के में इकाई जोड़ दो, 0 है इकाई में, 4 एक हासिल आया, 1 4 5 5 7 12 12 2 14, दहाई के में दहाई उड़ गया, 1 1 3 4 4 4 8 8 1 9, टोटल कितना खर्चा हुआ 30 लोग का, 940.80 रुपए हुआ। तो एक जने का कितना होगा, 940.80 भागित 30। अब 30 से भाग मत दो, इसको क्या से भाग दो, 3 × 10 लिख सकते हो 30 को, बाद में 1 दशमलव बढ़ा देना, अभी 2 दशमलव पीछे 2 संख्या है ना, उसको 1 दशमलव और किसका है ना आगे, 1 0 के बदला 1 दशमलव लगता है ना, तो अभी 3 से भाग दो, 3 से भाग देना आसान है, 3 से नहीं, 30 से नहीं, तो 3 तिया 9, 3 काम 3, 4 में 1 घटाए 10 हो जाएगी, 3 तिया 9, अब उसके बाद दशमलव आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 9 से 1 बचा, 3 6 का 18, और 3 शून्य 0, अब इसको किससे भाग दे रहा हो, 10 से, 10 से तो भाग देना बचा है ना, खाली 3 से कटाए हैं। 10 क्या करता है, 1 0 है, मतलब कि दशमलव को एक अंक आगे और खिसका देगा, तो क्या हो जाएगा 31.360 रुपए, या फिर इस जीरो का कोई महत्व नहीं, हटा दो, ये दशमलव जो है यहाँ से बच के आ गया। अब ये समझाओ कोई। प्रश्न ये बोल रहा है कि 3 पेन है और 5 पेंसिल, तो 3 पेन पी, बड़ा पी से लेता हूँ, पेन प्लस 5 पेंसिल, दोनों का कीमत कितना है, दोनों को मिला के है ना, का मूल्य 14 रुपए है, कितना है 14 रुपए। हम लोग का एक का पता नहीं है, पेन का अलग पता नहीं है, 5 पेंसिल का अलग पता नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 12 पेन प्लस 20 पेंसिल, पेंसिल का स्पेलिंग क्या रहता है, का कीमत क्या होगा। अब ध्यान से देखो, तो अगर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 12, और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा ना। तो अगर इसमें पूरा में हम लोग 4 गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा करने से ये आ जा रहा है, तो 4 तिया 12 पेन, और ये गुणा हो रहा है, दोनों से गुणा होगा, 4 5 6 20 पेंसिल। अब मैं ये बताया हूँ कि 2 बराबर 2 है, इधर अगर 4 गुणा करोगे तो इधर भी 4 गुणा करना पड़ता है, 20 पेंसिल बराबर 14 गुणित 4, 14 4 56 रुपए, आंसर। समझ गए, उस चीज को ध्यान दो। प्रश्न यह बोल रहा है कि यदि 3 मीटर डंडे के छाया 70 सेंटीमीटर तो कम ही हो गया, कुछ ज्यादा रहता है, 3 से 15 से 21 225 सेंटीमीटर, तो फिर ये बहुत बड़ा आएगा, चलो 75 ही देते हैं, हम ले लिया है, ले लिए तो आप यही देते हैं। 3 मीटर डंडे की छाया कितना है, 75 सेंटीमीटर, है ना, 3 मीटर डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर। तो अब देखो, बड़े आदमी का बड़ा छाया बनता है ना, जो छोटे आदमी का छोटा छाया बनता है, तो वैसे ही 1 मीटर का कितना होगा, जैसे 3 मीटर 75 बना है, तो 75 को 3 हिस्सा बांट दो, तब तो 1 मीटर का निकल जाएगा, तो कितना आया 25 सेंटीमीटर, ये छाया है ना, और ये क्या है, ये क्या है, डंडा है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं,
इतना तो निकाल लिए, 1 मीटर का निकाल लिए। तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। अब क्या को दे दिया है, छाया को दे दिया है ना, छाया को दे दिया है कितना, अटक अटक जा रहा है। अभी दिखाई दे रहा है, फिर नहीं दे रहा है ये चीज जो है। हेलो, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, नेटवर्क स्लो हो जाता है। देखो, छाया की लंबाई कितना होगा, 1 मीटर है उसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या बोला है, उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, ये को नहीं बताया है, को नहीं बताया है, वृक्ष की ऊंचाई को नहीं बताया है। और छाया की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। छाया कितना मीटर है, 15 मीटर। तो हम लोग को उल्टा जाना है, छाया से क्या में जाना है, डंडा में। तो पहले तो बताओ ये मीटर में है, और ये सब क्या में है, सेंटीमीटर में है ना, है कि नहीं है बताओ। हेलो, इधर का तो मीटर में है, तो ये सभी मीटर में है। लेकिन ये जो है मीटर में है, और ये बाकी छाया जो है सेंटीमीटर में है। तो पहले इसको मीटर को, पहला काम सेंटीमीटर पर, तो 15 मीटर बराबर 15 × 100 सेंटीमीटर। अब समझ में आया ये चीज जो है। अब देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर से मीटर आएंगे तो सेंटीमीटर ज्यादा होता है, कम होता है ना, मीटर में कम होता है। देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो इधर से इधर आएंगे तो भाग करेंगे, लेकिन हमें कहा जा रहा है इधर से इधर तो गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, गुणा करने पाएगा, भाग करने से नहीं ना है। तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर। समझ गए इस चीज को, इतना समझे कि नहीं समझे, इतना समझ में आया, आया कि नहीं आया। देखो दोनों बात को क्या निकाले हैं, 1 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि 25 सेंटीमीटर जिसका छाया बनेगा वो 1 मीटर का रहेगा। तो 25 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होगा, अगर उसको उसका ओरिजिनल खंभे का लंबाई देखेंगे तो कितना होगा। तो इसको क्या क्या करेंगे, 1500 को 25 25 के कितने हिस्सा में बांटेंगे, 25 25 के हिस्सा में बांटेंगे। और हर 25 सेंटीमीटर जो है कि 1 मीटर के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, 1500 को तो छाया है, 25 सेंटीमीटर छाया बराबर 1 मीटर। तो 25 25 के टुकड़े में बांटेंगे इसको, बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे जी 1500 को। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज। बस इतना ध्यान दो कि 25 सेंटीमीटर है ना, ये 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मतलब कि छोड़ो रहने दो, मैं ज्यादा हो नहीं जाऊंगा। 25 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगर 15 सेंटीमीटर है, उसको 25 25 के जितना हिस्सा बटेगा उतना मीटर उसका वो होगा, क्या बोलते हैं, लंबाई होगा। तो इसको 25 25 के टुकड़े में बांटना है, बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है। और 25 25 के बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है, मतलब क्या करना है, भाग देना है। क्या करोगे, 1500 को 25 से भाग दोगे। तो 25 से भाग देने का क्या नियम बताया हमने, कि अगर 25 है नीचे में तो गुणित 4 करके 100 का 70 ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दो, 4 4, तो 15 चाओ 60 हो गया। 25 चाओ 100 होता है, 125 है अगर नीचे में तो 8 गुणा करना है बोला, क्योंकि 100 से गुणा भाग देना आसान है। ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, तो कितना आया, हाइट जो है 60 मीटर।
समझ गए आप? हेलो, हेलो, समझ में आया ना? अब देखो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया जी, बताओ मेरे को कोई भी। क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि कंफ्यूज जाता है, बस इसी की कमी थी। इसका दूसरा तरीका समझते हैं, मान के चलो। अब ये मान के चलो कि हम लोग को किधर से किधर जाना है, 75 से 3 मीटर जाना है। मतलब कि छाया दिया रहेगा, वहां से क्या जाना है, इधर 70 सेंटीमीटर का। वो क्या है, 10 सेंटीमीटर का अगर कितना है, 3 मीटर। भी जा सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो। अच्छा, हम लोग को छाया से इधर जाना है ना, छाया से क्या का लंबाई निकालना है, वृक्ष का ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया 75 सेंटी बराबर 3 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 भागित 75 मीटर। मीटर में है ना ये, 1 सेंटीमीटर में 3 भागित 75 मीटर। ये समझ में आया? हेलो, 75 सेंटीमीटर का बराबर 3 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो इसको 75 टुकड़ा में बांट देंगे 3 मीटर को, तो 3/75 मीटर हो गया। ये हो गया। अब 15 मीटर बराबर कितना होगा, 15 मीटर छाया है, तो पहले तो इसको सेंटीमीटर बदलो क्योंकि ये सेंटीमीटर में है सभी। तो 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1500 गुड़ी एक का मान, एक का मान है कितना, 3/75। 1500 गुड़ी 3/75 हो गया। 1500 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक। तीन एक कम तीन, 7 5 12 होता है। 12 3 से भाग जाता है, तो ये भी 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, एक हासिल, 3 5 6 15। अब ये क्या आ गया, 1500 भागित 25 ही तो आ गया ना। और ये मीटर में है सभी, ये मीटर में था ना, ये भी मीटर में होगा। अब इसको तो हल किया हो, 4 टुकड़ा कर दो ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, 6000/100। और 100 से भाग दोगे तो 60। ये तरीका भी है दूसरा, समझ गए? हम लोग को जिधर से जिधर जाना है, यहाँ छाया से हम लोग को लंबाई में आना है ना, तो इसलिए उल्टा गए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पहले दिया तो इसी से जाओ, इससे भी इधर आ सकते हो। जैसे कि 10 पेन का कीमत 50 रुपए है, ये बोले बोले कि 100 रुपए में कितना पेन आएगा, 100 रुपए नहीं मान के चलो, 70 रुपए में कितना पेन आएगा। तो ये तो पेन की जाना है, पहले 50 रुपए में 10 पेन, तो इससे क्या निकालो, 1 रुपए में कितना पेन आएगा, 10/50 पेन आएगा 1 रुपए में। ठीक है, 70 रुपए में कितना आएगा फिर, 70 गुणित 10/50। इसमें जो निकट गया, 5 1 5, 2 5 जाओ 20। तो जरूरी नहीं है कि इधर से ही इधर जाए, इधर से भी आ सकते हैं, उल्टा भी। समझ गए आप? प्रश्न को समझना सीख गए तो समझ जाओ। 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। मतलब 6 केजी चावल का मूल्य और 8 केजी गेहूं का मूल्य, दोनों क्या है, बराबर है। पहला करके से निकल गया। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपए है, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, 6 रुपए, तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकाल सकते हैं। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, 8 गुड़ी 6, 8 6 का 48 रुपए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज जो है?
हेलो। अब देखो 6 kg चावल का मूल्य 8 kg के बराबर है, मतलब 6 kg का मूल्य कितना हो जाएगा चावल का? 48 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 kg गेहूं का मूल्य इतना है और ये दोनों बराबर है। तो 1 kg का कितना मूल्य जाएगा? 1 kg गेहूं का 48 भागे 6, मतलब 6 से 48, 8 रुपए। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो गया? 8 रुपए। समझ गए? देखो फिर बहुत सुंदर तरीके से क्या का खेल खेला है शब्दों का। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़े थे, उसमें क्या लिखा था? 3 पेन, याद है जी? पहले प्रश्न में क्या था? पहले प्रश्न एक और पूछा था ना, 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य याद आया? का मूल्य कितना था? 14 रुपए का। तो 12 पेन और पेंसिल, 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? क्या होगा? अब देखो 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य, यहाँ पास क्या फर्क है और यहाँ में क्या फर्क है? यहाँ क्या था? और मतलब दोनों मिला के। यहाँ क्या है? अथवा, या फिर इसी जगह हम क्या दिया रहेगा? या फिर और इंग्लिश में और, मतलब कि 2 पेन या फिर 5 पेंसिल। समझ रहे हैं इसके कहने का मतलब? ये 2 पेन का कीमत है, या तो इसका होगा या तो इसका होगा। तो 2 पेन का कीमत कितना है? 10 रुपए। और 5 पेंसिल, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ जी? हेलो। हेलो, कुछ बोलोगे? सुनाई नहीं दे रहा है कि साफ नहीं आ रहा आवाज? हेलो। क्या हो गया बताओ? हेलो, बोलोगे कुछ? चलो ठीक है, नहीं बोलना। यहाँ पास क्या खेल खेला है? खाली अथवा का खेल। अथवा मतलब या 2 पेन या 5 पेंसिल का मूल्य, या मतलब कि अलग अलग बोल रहे हैं दोनों का। तो 2 पेन का कीमत कितना है? 10 रुपए। तो शब्दों पे ध्यान देना है, अथवा और में बहुत फर्क रहता है। और मतलब दोनों मिला के। अथवा मतलब या तो ये या तो ये। 2 पेन का कीमत भी 10 रुपए है, और 5 पेंसिल का कीमत भी 10 रुपए है, या बोला इसलिए। ठीक है? तो 1 पेन का कीमत कितना हो गया? यहाँ से 1 पेन का कीमत कितना हो गया? 10/2 बराबर 5 रुपए। और यहाँ से 5 पेंसिल का कीमत 10 रुपए, तो 1 पेंसिल का कितना हो गया? 10/5 बराबर 2 रुपए, 1 पेंसिल का। ये समझ में? तो हम लोग क्या बोला? तो 4 पेनों और 5 पेंसिल। तो 1 पेन का कीमत 5 रुपए, तो 4 पेन का कीमत कितना? 5 × 4 बराबर 20 रुपए। हो गया 4 पेन का। और बोला है देखो यहाँ, और 5 पेंसिल का मूल्य। 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 1 पेंसिल का मूल्य 2 रुपए, तो 5 का मूल्य 5 × 2 बराबर 10 रुपए। हो गया? अब और बोला है दोनों का मूल्य को मिलाना है, और मतलब जोड़ना है 4 पेन और 5 पेंसिल का। कितना हो गया? दोनों को जोड़ दो। 20 + 10 बराबर 30 रुपए। समझ में आ गया ये चीज जो है? एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी
मतलब कि प्रति मतलब एक कॉपी का, या मतलब कि और, या फिर ये करेगा, या तो ये करेगा या तो ये करेगा, या 5 बंडल 65 रुपए। जब तुम लोग कहीं खरीदने जाते हो, बताओ, कुछ भी खरीदने जाते हो तो थोक में लेते हो सामान। थोक में मतलब कि अगर एक ही पेन ले रहा हो तो 5 रुपया लगाएगा, और उसी का पूरा एक पैकेट लेते हो तो उसमें 2-4 एक्स्ट्रा रहता है कि नहीं रहता, थोड़ा कम लगाता है उसका रेट, अगर पूरा पैकेट लोगे तो वैसे ही ये भी है कि 15 रुपए प्रति कॉपी लगाएगा, या 5 रुपए, मतलब कि 5 का बंडल, यानी कि 5 किताब को लोगे ना, एक साथ 5 कॉपी लोगे तो 5 कॉपी का 65 रुपया लगेगा। ये बोलता है, अगर 5 कॉपी देते हो, 5-5 का जो सेट बनेगा, 5-5 के बंडल को 65 रुपये मिलेगा। तो यदि श्री विनोद 12 कॉपियां खरीदे तो इसके लिए उन्हें कितने रुपए देना होगा? तो देखो, या तो 15 रुपए प्रति कॉपी देगा एक कॉपी का, या फिर 5 रुपए बंडल का, मतलब कि 5 का बंडल बनाएंगे, 5 कॉपी का बंडल का 65 रुपए। तो कितना ले रहा है? 12 कॉपी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इसका 5 कॉपी का बंडल कितना बनेगा? 5 से भाग दोगे ना इसको, समझे? 5-5 के बंडल बनाओगे इसको, 12 को, तो 5-5 के बंडल बनाओगे, कितना बनेगा? 5 दूनी 10, 2 बंडल बनेगा, और दो जो है, 2 कॉपी जो है एक्स्ट्रा बचेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? 12 को 5 से भाग दोगे तो 2 बंडल बचेगा, 5 दूनी 10, और जो शेष फल कितना बचेगा? 2। वो 2 कॉपी का बंडल नहीं बनेगा। अब समझ में आया ये चीज जो है? इतना समझ में आया कि नहीं आया जी? हेलो? तो उसका 2 बंडल बन रहा है, 5-5 का 2 बंडल बन रहा है, तो बंडल का कितना है प्राइस? 65 रुपए। 5 का एक बंडल का प्राइस कितना है? 65। तो 2 बंडल का कितना हो गया? 2 गुड़ी 65 बराबर 130 रुपए। ये हो गया 2 बंडल का। लेकिन 2 कॉपी का तो चिल्लर में खरीदा ना, खुल्ला में खरीदा। 10 कॉपी के तो बंडल में खरीद लिया, लेकिन 2 कॉपी जो 5 का तो बंडल नहीं बना रहे, तो उसमें काहे तुम लोग को छूट देगा? क्यों देगा? तो 2 कॉपी का कितना रुपया मिलेगा? 15 रुपए लेगा एक एक कॉपी का। तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 रुपए। तो उन्हें कितना रुपया देना पड़ेगा? तो इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, और इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे, तो कितने पैसे मिल जाएगा? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना बताओ। अब देखो, अब ध्यान दो, ये जो है दोनों जो है कॉपी का मूल्य जो है ना, ये 2 बंडल का है, और ये 2 बच जाता है कॉपी इसका है, ये दोनों मिला के मूल्य निकालेंगे ना, इतना तो देना होगा ना दोनों मिला के। 130 में 3 जोड़ोगे, 13 में 3 जोड़ोगे है 160 रुपए तुम लोग को देना पड़ेगा। 2 बंडल के लिए 130 रुपए, और 2 कॉपी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसके लिए 30 रुपए। दोनों मिला के तुम लोग को कितना देना पड़ेगा उसको? 160 रुपए। समझ गए अब ये चीज को? क्या है ये देखो, इसमें क्या बोला है? यदि किलोग्राम की चौथाई का मूल्य 70 पैसा है, तो किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, चौथाई मतलब का, चौथाई मतलब 1/4, या फिर 1/4 बोलते हैं, 1/4 इंग्लिश में। 1/4 इसी को बोलते हैं चौथाई। का मूल्य कितना है? 70 पैसा। तो हम लोग को किसका निकालना है? 100 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो पहली बात तो ये किलोग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है, तो इसको क्या कर दो? ग्राम में बदल दो। 1 किलोग्राम बराबर कितना रहता है? 1000 ग्राम। ये तो बड़े हो गए। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम को भी घटाएगा, तो 1000 ग्राम का 1/4 का को क्या में बदल के गुणा में बदलते हैं, ग्राम को हटा दो। ठीक है, 1 किलोग्राम जो है 1000 के बराबर हो गया। 1000 का को क्या में बदलते हैं? गुणा, और 1/4 बराबर 70 पैसा।
तो 4 तक ये बटे में 1 है, अब 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 2 बचा, ये 20 हो गया, 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, और 250 ग्राम बराबर कितना निकला? 70 पैसा। तो हम लोग को 100 ग्राम का निकालना है, तो पहले 1 ग्राम का निकालो। 1 ग्राम का कितना निकलेगा? 70 भागी 250, ये निकलेगा ना? 250 बार दोगे तो 1 ग्राम का निकल जाएगा। 70 को एक एक करके 250 बार दोगे, ये 1 का निकलेगा। 100 का कितना निकलेगा? 100 बराबर 70 बटे 250 गुड़ी 100, यही आएगा ना? बताओ। हेलो, यही आएगा 100 ग्राम बराबर 100 ग्राम का जो मूल्य होगा, पूरा नहीं लिखा हूँ, 100 ग्राम का मूल्य करके ये 250 ग्राम का मूल्य है, तो 1 ग्राम का मूल्य निकाल दिए पहले, 250 हिस्सा में बांट दिए, बराबर 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 बराबर। तो इसके बाद 1 का पता चल गया, 100 का निकालने के लिए 70 बटे 250 गुणित 100 कर दिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, इतना समझ में आया जी? हेलो, अब देखो, ये शून्य कट गया, और जब भी कभी 25 रहेगा तो क्या बोला हूँ, ऊपर नीचे में 4 गुणा कर देना, ये ऊपर है और नीचे है, और 25 में 4 गुणा करते हैं तो क्या आता है? 100 के बराबर आता है, तो इसके जगह 100 लिखो। अब 100 कम 100, 100 कम 100, नीचे तो पूरा ये 25 गुणित 4 के बदला 100 आ गया, और 7 4 28, तो 100 ग्राम पे कितना निकला? 28 पैसा। समझ गए? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? एक एक नियम, विभिन्न प्रकार के कपड़े निम्न दर पर उपलब्ध है। 460 रुपए में 23 मीटर कपड़ा मिलता है, और 38 मीटर कपड़ा कितना मिलता है? 912 रुपए। 15 मीटर जो है 375 में, और 18 मीटर जो है 396 में। तो अब इनमें से सस्ता कौन सा है? तो हम लोग सस्ता निकालने के लिए 23 मीटर का है, 38 मीटर का है, 18 मीटर का है, 15 मीटर का है, तो अब रेट के साथ देखो तो 912 रुपये दिख रहा है, तो ये सबसे ज्यादा महंगा दिख रहा है, 912 रुपये, और ये 375 सबसे कम दिख रहा है, तो इसको टिक मार के आ जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि ये जो है दोनों का अलग अलग तो रेट है ना, ये 15 मीटर कपड़ा का रेट है, और ये 38 मीटर कपड़ा का रेट है, तो ये सबसे कम रुपया दिख रहा है, तो इसको टिक मार के मत आ जाना कि ये सबसे सस्ता है। ये 15 मीटर है, ये 23 है, ये 38 है, ये 18 है, तो सबको एक एक मीटर का निकालो, एक एक मीटर का कितना लगेगा, सब बराबर हो जाएंगे, एक एक मीटर निकल जाएगा। 23 मीटर का 460, तो 1 मीटर का कितना? 460 भागी 23, 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 20 रुपया 1 मीटर का, इसमें हुआ। इसमें भी 1 मीटर का निकालो ना, तो 12 भागे 38, 1 मीटर का, 1 मीटर का है ना। अब 38 से भाग दो, 19 से पढ़ा जानते हो? नहीं जानते? 2 एक 2, 2 18, 2 चौका 8, 1 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 9 छक्का 12। अब 19 का पढ़ लो, 19 दूनी 38, 45 में 38 घटाया कितना बचा? 7, 76, 19 चौ 76, इसको भाग तुम लोग को लेना है, अभी मत देखो। तो इसमें 24 रुपये पड़ रहा है 1 मीटर का, तो भाग देना तुम लोग का आता है 375, 15 मीटर का, तो 1 मीटर का कितना? 375 भागी 15, 15 का 15, 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पचे 75, ये 25 रुपया 1 मीटर का। अब इसको देखो, 18 मीटर का 396, 396 भागी 18, 18 दूनी 36, 3 बचा, 18 दूनी 36, तो 22 रुपया 1 मीटर का। अब बताओ मेरे को सस्ता सबसे सबसे सस्ता कौन सा है बताओ? ये वाला है ना, इसमें 20 रुपया 1 मीटर के लिए लेता है, बाकी में 1 मीटर के लिए ज्यादा लग रहा है। अब समझ गए क्या करेगा? देखो, एक व्यापारी ने 1500 रुपये में
2.5 दर्जन कुर्सियां कहते हैं, तो 8 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? तो पहले 2.5 दर्जन का मूल्य निकालना है। 2.5 दर्जन का दिया हुआ है, तो एक का मूल्य निकालेंगे तो 8 का निकल जाएगा। तो 1500 कितना का है? 2.5 दर्जन का मूल्य है, मतलब कि सॉरी 2.5 दर्जन के यहाँ से जाना है ना, कुर्सी से हम लोग को उधर जाना है। 2.5 दर्जन कुर्सी का मूल्य कितना है? 1500 रुपए। अब इसको मैं दिया गया है ये सब वो सब नहीं लिखता, बस इसको ऐसे ही लिखोगे, पेपर में जमा करोगे तो पूरा नहीं लिखोगे। अब 2.5 दर्जन, तो 2.5 दर्जन मतलब कितना होता है? तो इसको निकालने के लिए इसको क्या करते हैं? गुणा 2 दूनी 4 और धन 1 5, ये क्या हो जाएगा? 5/2 दर्जन। और दर्जन मतलब कितना होता है? 12। क्या कर दोगे? बुरे 12, 12/1, 12 पंचे 60, या फिर 2 से का 12, अच्छा पंचे 30, 30 कुर्सी हो गया। 2.5 दर्जन मतलब 30 कुर्सी। 30 कुर्सी का कितना कीमत कितना? 1500। तो एक का कितना? 1500 को 30 हिस्सा में बांट दो, तो एक का निकल जाएगा। 3 पंचे 15 और 3 शून्य शून्य, एक का कीमत हो गया 5,000, तो 8 का कीमत हो गया 8 गुणित 50 बराबर 8 पंचे 40, 400 रुपए। इसमें नया क्या चीज था? खाली ये चीज था, यहाँ पास से निकाले, फिर आगे ये तो सेम है। हेलो, दिखाई दे रहा है जी? यहाँ पास कुछ नहीं करना है, तुम लोग को फॉर्मूला पता है ना, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, यही पता है ना? इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो फिलहाल। अब देखो 1200 फौज है, और सभी जो है अगर 28 दिन भोजन करते हैं, 28 दिन किसी चाहिए 1200 फौजों के लिए 28 दिन के लिए भोजन संभाल लेंगे। अगर एक ही फौज रहता तो हर फौज कितना कितना दे रहा है? 1200 फौजी है तो 28 दिन हो रहा है, मतलब कि हर एक फौजी को 28 दिन खा रहे हैं। तो अगर टोटल कितना दिन खाएंगे, अगर कितना दिन चलेगा, अगर एक ही फौजी रहेगा तो 12 से गुणित 28 दिन। ये समझ में आया? वो हाजिरी वाला सिस्टम ही है सेम भाई। 1200 लोग 28 दिन खा रहे हैं, तो हर व्यक्ति भी तो 28 दिन खा रहा है ना। तो 1200 व्यक्ति जो है 28 दिन खाएगा, तो टोटल दिन कितना हो गया? 3 को गिनो पर, खाली आदमी को नहीं। तो 12 से गुणित 28, कितना दिन तो चल जाएगा? अब देखो इतना दिन से ज्यादा के लिए, तो इतना दिन से ज्यादा के लिए तो नहीं कर सकते। और तो अब अगला देखो, 4 दिनों के बाद 300 फौज चले गए। यदि 4 दिनों के बाद 300 फौज चले गए, तो 1200 फौज तो 4 दिन तक खाए ही खाए, तो टोटल कितना दिन तक खा लिए? 1200 गुणित 4 दिन तक खा लिए, ठीक है। अब बाकी 300 लोग चले गए, 300 लोग चले गए, तो 1200 में अगर 300 चले गए, कितने बचे? 900। 4 लोग तो खा ही दिए, इतना दिन का तो पूरा खत्म हो गया। अब बाकी बचा, कितने लोग बचे? 900। वो लोग कितना दिन खाएंगे? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन जो है, हेलो, ये जो बनाया वो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो नहीं आया बोल दो, क्यों बताओ? ये थोड़ा सा पेचीदा टाइप से किया है। देखो सिंपल सी बात है, अगर 1200 है तो 28 दिन चल, मतलब 28 दिन चलता, तो 1200 आदमी है तो 28 दिन चलेगा, तो 28 दिन हर कोई खाएंगे, 28 दिन हर कोई खाएंगे, तो 1200 गुणित 28 दिन। अगर एक ही आदमी रहता तो कितना दिन खाता? एक ही आदमी, और चाहे कितने भी दिन आदमी रहे, खाना तो उतने समय के लिए है या उतने लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो खाना तो इतना ही रहेगा, मान के चलिए खाना है 12 से गुणित 28 खाना है, तो 4 दिन तो कुल लोग खाए, तो 12 से गुणित 4 दिन तो वो भी लोग खाए, 1200 लोग खाए। लेकिन 4 दिन बाद 900 लोग, 300 लोग बाहर चले गए, मतलब कि बचे कितना? 900। अब 900 लोग के लिए ज्यादा दिन चलेगा ना,
तो वही देखना है कितना दिन चलेगा और तेज भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। अब इसी को निकालना है। अब देखो ये गुणा में 12 चाहूँ, 12 जब कितना हो जाएगा, 12 छः 12 48, 48 का हो गया ये, प्लस 900 उड़ीद क्वेश्चन। अब ये साथ में है, इधर आके ऋण हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96, 9, 12 दूनी 24, 24 9 35, ये धन में है, इधर आके क्या हो जाएगा ऋण, ऋण 48 9, ये हो गया। और ये गुणा में है, 9 का गुणा, इसी का मार्क निकालना है, क्वेश्चन मार्क। 9 का क्या कर दोगे, भाग में, ठीक है। अब इसको हल कर दो पहले, शून्य 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 आया, 16 में 8 घटाया 8, यहाँ से एक उधारी लिया था 2, 2 में 4 तो घटा नहीं सकते, फिर ये उधर साइड लेके यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 12 में 4 घटाया 8, और ये 2 बटे 900, शून्य शून्य कट गया, शून्य शून्य कट गया, 9 किया 27, हाथी लाया 1, 9 दूनी 18, तो कितना दिन और चलेगा, 32 दिन और चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? हेलो, नहीं समझने की जगह यहाँ पास है, ये वाला फॉर्मूला लगाए, ये वाला, लेकिन कुछ दिन तक, 4 दिन तक ही 1200 लोग रहे ना टोटल, बाकी तो 900 दिन लोग रहे, बाकी में मेन का संख्या कम हो गया ना, तो इसलिए ऐसा किया, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि इन लोग खा चुके उतना तो हिस्सा, इन लोग खाए 4 दिन खाए उतना हिस्सा तो खत्म हो गया ना, तो उसको भी तो रखेंगे ना। समझ गया अब ये चीज को? हेलो, समझे कि नहीं समझे ये चीज को, बताओ मेरे को बस। हेलो, ये चीज समझ में आया? हाँ तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम लोग का एक एक नियम का क्लास खत्म होता है, पूरा एक एक